नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त अनूप अन्ना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवल क्लाइंबर पर। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कैसे पहुंचे, क्या क्या पॉइंट हमने देखा है और कौन सी गाड़ी लेकर आए, ये सब पिछले वीडियो में आपने देखा है। और इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे केदारनाथ जी के। घोड़े से जाने में कितना समय और कितने पैसे लगते हैं, पिट्ठू से जाने में कितना समय और कितने पैसे लगते हैं, अगर आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं अपने से तो कितना समय लगता है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सोनप्रयाग से। वैसे तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो सोनप्रयाग में चेक होता है, पर जो लाइन लगती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो लाइन लगती है वो लगभग सीतापुर से लगती है। तो अगर आप सीतापुर में हैं तो सीतापुर से ही आप लाइन लगा लेंगे। अगर आप सोनप्रयाग में हैं तो आपको पीछे जाकर सीतापुर से लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के लिए आना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर लगभग 2 घंटे तो लग जाते हैं सीतापुर से सोनप्रयाग और आपके रजिस्ट्रेशन चेक होने तक। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद सबसे पहले हम सोनप्रयाग में अपनी छड़ी खरीदेंगे। अगर आपके पास गर्म कपड़े घर से लेकर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर से गर्म कपड़े नहीं लेकर आए हैं तो सोनप्रयाग से ही गर्म कपड़े, टोपी, ग्लव्स और जूतों के लिए कवर ज़रूर लें। तो आपके जूते गीले हो सकते हैं, उसके लिए कवर लेना ज़रूरी। और हाँ, रेन कोट ले जाना ना भूलें, क्योंकि केदारनाथ जी में दिन में एक बार बारिश होनी है तो होनी है, तो रेन कोट अच्छा वाला अपने साथ ज़रूर रखें। और सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद वहाँ से लगभग आधे किलोमीटर तक फिर हमें लाइन से ही जाना पड़ता है, जहाँ से हमें गौरी कुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलती है। वैसे तो यूजुअली शेयरिंग टैक्सी में हमें लाइन लगाना नहीं पड़ता, पर कभी कभी भीड़ होने पर लाइन भी लगाना पड़ता है शेयरिंग टैक्सी के लिए। और सोनप्रयाग से गौरी कुंड है 5 किलोमीटर, पर वहाँ तक सिर्फ शेयरिंग टैक्सी जाती है और आप पैदल भी जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी से ही जाएं, ज़्यादा अच्छा है। 5 किलोमीटर वो भी चढ़ाई है, उसके आगे भी हमें चढ़ाई करनी है जिसकी कीमत 50 रुपया होती है। और उस 5 किलोमीटर में लगभग आपको आधे से 1 घंटे के बीच का समय लगता है, क्योंकि वन वे रास्ता है, इधर से भी गाड़ियाँ जाती हैं, उधर से भी गाड़ियाँ आती हैं, तो समय लग जाता है। हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा भी लग जाए अगर रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो जाए। और शेयरिंग टैक्सी हमें गौरी कुंड मेन पॉइंट से करीब 1 किलोमीटर पहले ही उतार देती है। वहाँ से फिर हमें पैदल जाना पड़ता है, जहाँ से हमें केदारनाथ का पैदल मार्ग मिलता है। यात्रा हमारी जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले हम जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सीतापुर से सोनप्रयाग तक आए और यहाँ से गौरी कुंड मेन पॉइंट तक आए, जहाँ से पैदल मार्ग शुरू होता है, जहाँ से घोड़े व पिट्ठू मिलते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली यात्रा हमारी शुरू होती है गौरी कुंड से। अगर आप अपने होटल से स्नान करके आएँ तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा गौरी कुंड में गर्म कुंड भी है, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर। गौरी कुंड की पतली गलियों से होकर हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। केदारनाथ दर्शन करने के लिए 3 माध्यम हैं। आप पैदल जा सकते हैं, आप घोड़े से जा सकते हैं और पिट्ठू से जा सकते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, जिसके लिए आपको 3 महीने पहले बुकिंग करवानी ज़रूरी होती है। अगर आपके साथ कोई वृद्ध हैं, कोई ज़्यादा उम्र के हैं जो पैदल नहीं जा सकते हैं, तो पिट्ठू वालों के साथ भेजिए। घोड़े में थोड़ी समस्या होती है, अगर घोड़े में बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप घोड़े से भी उनको भेज सकते हैं, पर घोड़े और पिट्ठू के लिए पहले से बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। घोड़े और पिट्ठू का रेट जो है वो सरकार तय करती है, उत्तराखंड सरकार तय करती है। जितना रेट है उतने की आपको रसीद लगेगी। अगर आप घोड़े से जाते हैं तो इधर से जाने का 3500 रुपया, 3500 रुपया रेट है। आप उसमें थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर भी सकते हैं। और पिट्ठू का रेट 6200 है। और पिट्ठू का रेट आपके वजन के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको पिट्ठू से भेजना ज़्यादा ठीक होता है। कहते हैं केदारनाथ की यात्रा गौरी कुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर, पर शायद वो 2013 के पहले जो पुराना रास्ता था उस रास्ते से 16 किलोमीटर रहा होगा, पर जब नया रास्ता बनाया गया तो इसकी दूरी थोड़ी बढ़ गई, लगभग ये 19-20 किलोमीटर के करीब है। गौरी कुंड से पहला पड़ाव जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है जंगल चट्टी, जो गौरी कुंड से लगभग 4 किलोमीटर है। इन 4 किलोमीटर में आपको चढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो, आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आप जंगल चट्टी में एक बार चेकअप जरूर करवाएं। चेकअप पूरी तरह निःशुल्क है, तो आप बेझिझक थोड़ी ऑक्सीजन लेकर जा सकते हैं। और अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है, जितने भी रुकने के पॉइंट हैं, जहाँ भी दुकानें हैं,
वहाँ रुककर कुछ ना कुछ खाते पीते ज़रूर रहें। और अगर दुकानों में गर्म पानी मिल जा रहा है तो उनसे गर्म पानी लें, अपने साथ गर्म पानी की बोतल रखें। और वो क्योंकि वहाँ पानी तो मिल जाता है और वो थोड़ा बर्फीला पानी होता है, उससे शायद आपको आगे दिक्कत होने लगे। तो अगर आप गर्म पानी मिला के पिएंगे तो वो समस्या नहीं होगी। और अगर आपको जंगल चट्टी तक में ही लग रहा है कि आगे का रास्ता अब मेरे बस की बात नहीं है, तो आप जंगल चट्टी से भी घोड़ा ले सकते हैं। जंगल चट्टी से आप बारगेनिंग करके लगभग 2000 में घोड़े से जा सकते हैं। अगर आपको जंगल चट्टी तक पहुंचने में ही दिक्कत हो रही है तो मेरा ये मानना है कि आप घोड़े से जाएं, क्योंकि गौरीकुंड से जंगल चट्टी तक का रास्ता काफ़ी आसान है और आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है। जंगल चट्टी के बाद अगला जो पड़ाव होता है वो है भीमबली। भीमबली की दूरी गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर है, मतलब अभी भी आपको 13-14 किलोमीटर चलना बाकी। बस एक राहत की बात यह है कि भीमबली से लिंचौली तक घोड़े का रास्ता अलग हो जाता है और पैदल का रास्ता अलग हो जाता है। तो आप भीमबली में कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेकर के अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद हम पहुंचते हैं लिंचौली, बड़ी लिंचौली। लिंचौली 2 है, बड़ी लिंचौली, छोटी लिंचौली। और लिंचौली पहुंचकर सबसे पहले आप करें लंच, क्योंकि कहते हैं कि ट्रैकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेट में रोटी, हाथ में सोटी और कदम छोटी छोटी। पेट में रोटी का मतलब है आप लंच करके जाएं और हाथ में सोटी का मतलब है आप छड़ी ज़रूर रखें अपने साथ और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ें, तभी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। लिंचौली गौरीकुंड से लगभग 9 किलोमीटर है और लिंचौली में आप समझ लीजिए कि आप आधी ट्रैकिंग कर चुके हैं। पर जो हमारी असली चढ़ाई शुरू होती है वो होती है लिंचौली से। अभी तक हमने जितना भी रास्ता तय किया वो लगभग बराबर था, ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। थोड़ी दूर चढ़ाई, फिर थोड़ी सी उतराई, फिर चढ़ाई। पर लिंचौली के बाद से केदारनाथ बेस पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है। तो थोड़ा आराम करके आप आगे बढ़ते रहें। अगर चाहें तो आप शॉर्टकट ले सकते हैं। हर 200 मीटर 300 मीटर पर एक बार रेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से चढ़ जा रहे हैं तो आपको सांसों की समस्या हो सकती है, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। लिंचौली के बाद हम पहुंचते हैं छोटी लिंचौली और छोटी लिंचौली में हमें घोड़े का बेस पॉइंट भी फिर से मिल जाता है। वहाँ से भी घोड़े मिल जाते हैं, वहाँ से 1750 रुपये दे करके आप घोड़े से जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है तब। लिंचौली के बाद गौरीकुंड से 12 किलोमीटर दूर है रुद्र पॉइंट, जहाँ रुककर आप थोड़ी चाय और मैगी ज़रूर खाएँ। रुद्र पॉइंट के बाद हम पहुँचते हैं केदारनाथ बेस कैंप। अब केदारनाथ बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर। अब आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा आगे जाकर मंदिर तक रुक सकते हैं। यहीं आप कैंपिंग टेंट के लिए पता भी कर सकते हैं। वैसे केदारनाथ में बहुत कैंपिंग टेंट है, आप परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। मतलब हमें यहाँ से लगता है कि इतनी भीड़ होती है, इतने लोग जाते हैं, वहाँ हमें कैंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केदारनाथ में बहुत कैंपिंग टेंट लगे हैं, आराम से आपको रूम मिल जाता है, आराम से आपको कैंप मिल जाता है, आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। बस ये है कि रेट थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, वो आप कितने पर्सन हैं उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा कैंपिंग टेंट। अगर आप 2-3 लोग हैं तो एक कैंप टेंट लगभग आपको 800 से 1000 में मिल जाता है। कोशिश ये करें कि आप अगर ज़्यादा लोगों का ग्रुप है तो बड़ा कैंप टेंट लें और उससे गर्म पानी की बात ज़रूर कर लें। अगर छोटे कैंपों में भी आप रह रहे हैं उनके यहाँ पे एक बार ज़रूर पता कर लें गर्म पानी की सुविधा है कि नहीं है। अगर आपको गर्म पानी की सुविधा और हीटर की सुविधा मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो केदारनाथ में कई जगह आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिलता है, जिसकी कीमत एक बाल्टी की कीमत होती है 200 रुपये। क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती है, पानी बहुत ठंडा होता है, तो ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोनप्रयाग से या सीतापुर से यात्रा प्रारंभ कर दें। तो अगर आप यात्रा जल्दी शुरू कर देते हैं तो आप केदारनाथ में जल्दी पहुंच सकते हैं और आप शाम 7 बजे की आरती भी अटेंड कर सकते हैं। तो आप केदारनाथ में पहले अपना कैंप बुक करें, कैंप में अपना सामान रखें, उसके बाद केदारनाथ के लिए आरती देखने के लिए चले जाएं और उसी दिन अपना टोकन भी ले लें। टोकन काउंटर लगभग 10-10:30 बजे रात तक खुले रहते हैं, तो आप अगले दिन के लिए टोकन ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको केदारनाथ में कोई दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बर्फ़ का पानी पीने से और ज़्यादा चढ़ाई की वजह से फेफड़ों में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो केदारनाथ में कई हॉस्पिटल हैं जहां जाकर आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क है। आप उनसे अपनी समस्या बताएं, वो आपको ऑक्सीजन देंगे। आप 10 मिनट ऑक्सीजन लें, थोड़ा रेस्ट करें,
जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे और आपको यात्रा का असली मज़ा आने लगेगा। और अगली सुबह हम उठते हैं सुबह 4 बजे और लगभग हर टेंट के आसपास शौचालय बनाए गए हैं। आप शौच स्नान करिए, स्नान नहा धो करके रेडी हो जाइए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दर्शन के लिए निकल जाइए। देखिए, टोकन जो आपको मिला है उसमें हो सकता है कि आपको दर्शन का टाइमिंग 12 बजे के बाद का दिया हो, 1 बजे के बाद का दिया हो, पर अगर आप सुबह जल्दी लाइन में लग जाते हैं, आपका टाइमिंग भले 12 बजे का हो, पर अगर आप लाइन में लग गए हैं तो आप 12 बजे से पहले भी दर्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 5 बजे सुबह लाइन में लग गए हैं तो लगभग 8-9 बजे तक आपको दर्शन हो जाएंगे। और कोशिश ये करें कि आप सुबह जल्दी ही लाइन में लगे, क्योंकि 12 बजे तक जो दर्शन होता है वो स्पर्श दर्शन होता है। मतलब आप केदारनाथ मंदिर के अंदर जा सकते हैं और केदारनाथ जी को आप स्पर्श भी कर सकते हैं, जल और बेलपत्र वगैरह चढ़ा सकते हैं। अनंत है शक्ति तेरी महादेव हर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर, गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तू ही आदि तू ही अंत भक्ति का। जोर से बोलिए, बोल केदारनाथ भगवान की, बोल केदारनाथ भगवान की। कोई सवाल? अगर मान लीजिए आप 9:30-10 तक आपके दर्शन हो गए हैं तो उसके बाद 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आप दर्शन के लिए जा सकते हैं भैरवनाथ जी के। केदारनाथ मंदिर के थोड़ा सा आगे आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत से लोग आगे वासुकी ताल तक भी जाते हैं, पर वो सबके बस की बात नहीं है, वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, बिना एक्सपर्ट के जाना ठीक नहीं होता है। लगभग केदारनाथ से 8-10 किलोमीटर है भी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा केदारनाथ जी का वो बहुत अच्छा रहा। बस चलने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, पर केदारनाथ पहुंचने के बाद वो सब आपको ठीक लगने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। और अगर आप केदारनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं, वहां से 12-1 बजे तक भी है तो आप पैदल आसानी से आ सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप घोड़े से भी आ सकते हैं, पिट्ठू से भी आ सकते हैं। वहां से आते समय घोड़े का रेट शायद 2350 रुपया हो जाता है, तो आप उससे भी आ सकते हैं। और हाँ, आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यही रहा मेरा केदारनाथ जी का एक्सपीरियंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइए और अपने उस दोस्त को शेयर करिए जो केदारनाथ आ रहे हैं। मिलते हैं किसी नई जगह पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।